अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ है जी वसीम अल्ताफ साहब। वसीम अल्ताफ साहब को सभी जानते हैं, ऑथर भी हैं, इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। हम इन्हें डिफरेंट चैनल्स पे देखते हैं, सुनते हैं और बहुत कुछ उनसे सीखते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। सर, कल रात से जो खबर चल रही थी वो ईरानियन प्रेसिडेंट की थी और कहा यह जा रहा था कि उनका हेलीकॉप्टर मिसिंग है और उसके बाद आज सुबह को खबर मिली कि जी हेलीकॉप्टर मिल गया है, बल्कि हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। उनके साथ उनके फॉरेन मिनिस्टर भी थे और 2 या 3 जो है ऑफिशियल्स और भी थे। सभी की जानें चली गई। कई लोगों का इशारा इज़राइल की तरफ है कि जैसे आपको याद होगा ज़ियाउल हक का हमारे यहाँ जो थे डिक्टेटरशिप एक चली थी जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की, और उनका जो प्लेन क्रैश हुआ था तो कहा गया था कि जी आमों की पेटियां रख दी गई थी और इस किस्म का हादसा था। क्या इसमें भी आपको ये लग रहा है कि मौसम की वजह से ये हादसा हुआ है या कहीं ना कहीं कुछ और बात भी हो सकती है? देखिए जी, ये इस तरह की खबरें कि कोई साजिश हुई या कोई सैबोटाज था, ये सिर्फ पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे आपको नज़र आएँगी। ईरान ने अ, कतई तौर पे किसी साजिश की या सैबोटाज की तरफ इशारा नहीं किया। ईरानी मीडिया पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो यही कह रहे हैं कि वो मौसम ख़राब था, धुंध थी और वो इलाका भी ख़ासा वो दुश्वार गुज़ार था। तो वो तो यही कह रहे हैं जी कि एक हादसा हुआ हम्म। जिसमें या तो वो धुंध की वजह से हुआ या कोई उसमें जहाज़ में कोई टेक्निकल फ़ॉल्ट हो गया। तो इसके अलावा उनका इशारा किसी किस्म के कोई सैबोटाज की तरफ नहीं है। ईरानियन मीडिया लेकिन लेकिन सॉरी सर आपकी बात काट रही, लेकिन सर ये तो भी टाइम के साथ चेक किया जाएगा कि क्या हादसे की वजह क्या थी। लेकिन सर इस किस्म के जो हादसे होते हैं उसमें तो अक्सर कहा जाता है भाई प्रेसिडेंट जा रहे हैं, मौसम चेक नहीं किया गया, आपके ख्याल से कोई चीज देखी नहीं गई इस तरह से, मतलब वैसे तो हमारे यहाँ फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। जी, ये एक वाक़ई इस पहलू से इसको देखने की ज़रूरत है इस हादसे को कि वो जब ईरानियन प्रेज़िडेंट गए, तो मौसमी हालात क्यों नहीं चेक किए गए और देखिए ना वेदर कंडीशंस का तो पता होता है कि किस किस्म की हैं। वो एक्चुअली वापस आ रहे थे वहाँ से जहाँ उन्होंने वो डैम का इफ्तिताह किया, 3 हेलीकॉप्टर्स थे। तो तीसरा हेलीकॉप्टर इनका था, तो 2 तो वापस पहुँच गए तबरेज़, तो इनका हेलीकॉप्टर नहीं पहुँच सका और वो वहीं पहाड़ियों में गिर गया। अब नेग्लिजेंस तो है कि जनाब इस खराब मौसम में वो क्यों हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, यानी लेकिन दूसरे हेलीकॉप्टर्स भी थे और ये हेलीकॉप्टर क्यों गिर गया, क्या वजह थी? बड़े एक्सपर्ट पायलट्स होते हैं जो आमतौर पे प्रेसिडेंट के साथ या प्राइम मिनिस्टर के साथ जिनको अटैच किया जाता है। तो अब ये वाक़ई ये पहलू हैं गौर तलब के मौसमी हालात क्यों नहीं चेक किए गए और जहाज़ जो हेलीकॉप्टर था वो गिरा क्यों नीचे? क्या वजह हुई? कोई पायलट एरर थी या कोई और जहाज़ के अंदर वो उसमें हेलीकॉप्टर में कोई टेक्निकल एरर थी? हुआ क्या एक्चुअली? ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल ईरानियन मीडिया जो है वो किसी किस्म की कोई तख़रीबकारी की तरफ इशारा नहीं कर रहा। जी। बिल्कुल ऐसे ही सर ईरानियन मीडिया ने अभी कुछ कहा नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि चेक किया जा रहा होगा कि ह्यूमन एरर है या फिर वाकई में हेलीकॉप्टर में कोई प्रॉब्लम थी। और मौसम का कहाँ तक है वो तो खैर आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से मैंने कहा कि हमारे यहाँ तो फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। लेकिन सर आपके ख्याल से दुनिया ने, पूरी दुनिया ने एक लीडर खो दिया है। कितने इम्पोर्टेंट थे ईरानियन प्रेसिडेंट पूरी दुनिया के लिए, और इसराइल के साथ भी एक टेंशन तो बहरहाल उनकी बनी हुई थी। देखिए, मैं पर्सनली समझता हूँ कि जो भी ईरानियन प्रेज़िडेंट होते हैं ना, उनके इख्तियारात ख़ासे महदूद होते हैं। वो कोई जौहरी तब्दीली फ़ॉरेन पॉलिसी में नहीं ला सकते। हाँ, अलबत्ता डोमेस्टिक लेवल पे मैटर करता है कि एक प्रेज़िडेंट जो है वो कंज़र्वेटिव है या लिबरल है या किस हद तक वो कह लें कि उसका अपना जो एक एटीट्यूड है वो क्या है या उसका वर्ल्ड व्यू क्या है, तो वो डोमेस्टिक लेवल पे तो मैटर करता है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे कोई ख़ास नहीं। मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें कि इसराइल के हवाले से कोई ईरान की पॉलिसी तब्दील
होगी नए सदर के आने के बाद, तो ऐसा कुछ नहीं होने लगा। अगर हम ये कहें कि ये जो नए प्रेसिडेंट आएंगे, ये ईरान में शख्सी आज़ादियाँ जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको दोबारा से बहाल कर देंगे, ऐसा भी नहीं होने वाला। तो ईरान का जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें प्रेसिडेंट के इख्तियारात होते तो हैं लेकिन खासे महदूद होते हैं। जो सुप्रीम लीडर है जैसे खामिनाई हैं, असल जो पावर होती है, जो कोई एक रेडिकल चेंज ला सकती है मुल्क के अंदर या मुल्क की खारजा पॉलिसी में, वो सारे इख्तियारात उनके पास हैं, जो रहबर हैं। प्रेसिडेंट के इख्तियारात खासे महदूद होते हैं। प्रेसिडेंट अपने तौर पे कोई बड़ी तब्दीली ला नहीं सकता, यानी इवन पार्लियामेंट नहीं ला सकती। यानी पार्लियामेंट जो ईरान की है, इवन वो भी कोई मेजर चेंज नहीं ला सकती। पार्लियामेंट की किसी भी करारदाद को, किसी भी लेजिस्लेशन को जो होने वाली हो, वो जो उनका रहबर है, सुप्रीम लीडर है, या सुप्रीम लीडर ने जो काउंसिल बनाई हुई है, वो उसको वीटो कर सकती है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ईरान में प्रेसिडेंट कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से। डोमेस्टिक लेवल पे कुछ चेंजेस थोड़ी बहुत वो ला सकता है, लेकिन अदरवाइज पॉलिसी वही चलती है जो कि सुप्रीम लीडर फ्रेम करता है या उसकी जो पूरी एक काउंसिल है वो करती है। जी अर्जू। तो सर इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान के साथ चल रहा था उनका गैस पाइपलाइन का काम जो था, या जिस पे बात की जा रही है कि गैस पाइपलाइन पे काम करना है, वो उसी तरह चलता रहेगा। और भारत के साथ चाबहार पोर्ट के ऊपर जो चल रहा था कि भारत है और साथ अफगानिस्तान, ईरान, तो उसी तरह चलता रहेगा काम आपके ख्याल से? जी जी जी, वो जो उनकी जो पॉलिसीज हैं वो वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि प्रेसिडेंट जो होता है वो खासे हद तक प्रेसिडेंट के अख्तियारात महदूद होते हैं ईरान में। जी बिल्कुल, लेकिन सर कुछ दिन पहले जो थे ये प्रेसिडेंट पाकिस्तान भी आए थे, उन्होंने पाकिस्तान भी विजिट किया था, उस चीज़ को लेकर भी काफ़ी बातें की जा रही हैं। और जिस तरह से इज़राइल के साथ ईरान और इज़राइल की टेंशन चल रही थी, आपने देखा कि उसमें जिस तरह से मिसाइल्स वगैरह भी इन्होंने एक-दूसरे के ऊपर फायर करने की बात की और किए किए भी कुछ। तो आपको लगता है कि आखिर इसमें अगर यदि हम इज़राइल और अगर उसको देखें ईरान को, इनके टर्म्स आपस में ठीक होंगे, या आपको लगता है कि नहीं टेंशन बनी रहेगी? और दूसरी तरफ पाकिस्तान में तो हर एक दिन का सोग भी मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि एक दिन का सोग है। लेकिन एज़ अ लीडर आपने जो है वो इरानियन प्रेसिडेंट को कैसा पाया, ये भी मुझे बताइएगा? ईरानियन प्रेसिडेंट जो थे ना वो उनकी दिलचस्पी थी कि रीजनल लेवल पे जो हमसाया ममालिक हैं उनसे तल्लुकात बेहतर बनाए जाएं। यानी अफ़गानिस्तान के साथ भी बेहतर हों, पाकिस्तान के साथ भी बेहतर हों, इंडिया के साथ भी बेहतर हों, इवन सऊदी अरेबिया के साथ भी तल्लुकात में बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे थे वो, यानी गल्फ स्टेट्स के साथ वो रीजनल लेवल पे उनका फोकस था। इसके बरक्स वो जो अमेरिका से उनके तल्लुकात सर्द रहे। जो इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे रूहानी, वो कोशिश करते रहे कि अमेरिका के साथ भी, यानी वेस्ट के साथ भी कुछ तल्लुकात में बेहतरी लाई जाए, लेकिन ये इनका फोकस जो था वो रीजनल लेवल पे था। ये जो अभी प्रेसिडेंट जिनकी डेथ हुई है, इब्राहिम रईसी रईसी, जी। जी, तो ये कोशिश कर रहे थे कि रीजनल लेवल पे तल्लुकात बेहतर बनाए जाएं। और पाकिस्तान का जो इनका दौरा था वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी, पाकिस्तान आए थे। लेकिन आपको पता है कि हम लोग ईरान के हवाले से जो भी पॉलिसी बनाते हैं वो सऊदी अरेबिया अप्रूव करे तो फिर हम आगे चलते हैं। तो वो जब यहाँ पे आए तो फिर वो सऊदीज़ में खलबली मची, फिर वो उनका फॉरेन मिनिस्टर आया, फिर वो शहबाज शरीफ भी गए वहाँ पे। वो कुछ ये भी था कि वो उनको थोड़ी तसल्ली देने गए थे कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एज सच जो पॉलिसी थी, मेरा ख्याल है कि वो कंटिन्यू करेगी इस हवाले से। लेकिन सर इज़राइल के साथ भी तो बहुत टेंशन रही है ईरान की। इसराइल के साथ टेंशन रहेगी, वो तो ईरान की एक, कह लें कि एक स्टेटेड पॉलिसी है। वो तो कोई भी सदर आ जाए ईरान में, उसके लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि वो इसराइल के साथ कोई
ताल्लुकात बेहतर बनाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा अपोज़िशन है और इतनी ज़्यादा, क्योंकि इवन सुप्रीम लीडर तक जो हैं, यानी उनके पहले जो सुप्रीम लीडर थे वो ख़मीनी थे। तो ख़मीनी ने तो वाज़ेह तौर पे कहा था कि इसराइल को सफ़ा हस्ती से मिटा देना चाहिए। तो ख़मीनी के बाद फिर ख़ामेनेई आए, तो आजकल तो ख़ामेनेई है ना, तो ये भी अब पिछले 8 साल से हैं। 8 हाँ, 8 साल टर्म होती है, अब इनकी टर्म ख़त्म होने वाली है। तो एक ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो प्रेज़िडेंट थे, इब्राहीम रईसी, ये वो सुप्रीम लीडर के भी उम्मीदवार थे। और दूसरे उम्मीदवार जो थे, वो जो इस वक़्त सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, ख़ामेनेई, उनके बेटे भी थे। बिल्कुल। तो इन दोनों में से किसी एक ने सुप्रीम लीडर बनना था, तो ये भी एक फैक्टर है। और अब देखें, लेट्स सी क्या होता है। सर, मैं ये भी समझना चाह रही हूँ कि जो सैंक्शंस लगी हुई है ईरान पे, अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखी हैं, उसमें से निकल क्यों नहीं पाया ईरान? काफी टाइम हो गया, कई लोगों से जब मेरी बात होती है वो कहते हैं उससे ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लगाते रहे सैंक्शंस, लेकिन प्रॉब्लम तो आती है। वो तो इंडिया के लिए भी, जब चाबहार पोर्ट की अभी न्यूज आई थी कि 10 साल तक जो है उसको भारत मैनेज करेगा, तो उसके ऊपर भी अमेरिका ने वार्निंग दे दी थी कि जी आप अगर किसी ने काम किया ईरान के साथ तो उस पर भी सैंक्शंस आ जाएंगी। गैस पाइपलाइन पाकिस्तान की, उसके लिए भी अमेरिका धमकियां देता रहता है या पाकिस्तान को वार्न करता रहता है, लेकिन ईरान निकल क्यों नहीं पाया उस सेक्शन से? क्योंकि मैंने सुना तो यही था कि जो सैंक्शंस लगी हैं उससे निकलने भारत निकाल देगा, लेकिन अभी तक भारत भी कुछ नहीं कर पाया। नहीं, वो असल में बात ये है कि जो ईरान में बहुत से मसाइल हैं ना। एक तो ईरान के जो डोमेस्टिक लेवल पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, उसके बाद फिर उससे बड़ी चीज़ ये है कि ईरान बहरहाल जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनके लिए एक थ्रेट तो मौजूद है, और ये सारे अमेरिकन एलाइज़ हैं। और तीसरा ये है कि अमेरिकन्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस पूरे रीजन में ईरान डोमिनेट करे। वो ईरान की डोमिनेशन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर इसराइल के लिए भी ईरान एक बहरहाल थ्रेट है। तो इसराइल अमेरिकन एलाय है, और ये सारे जो अरब कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ये अमेरिकन एलाइज़ हैं। तो इनको अगर कोई थ्रेट हो सकती है तो वो ईरान से है। तो ईरान कभी भी अमेरिका के करीब नहीं रहा जब से रेवोल्यूशन आया है। तो अमेरिकन्स कभी भी ईरान को इस तरीके से खुला नहीं छोड़ेंगे, और सैंक्शंस वो लगाए रखेंगे जब तक कि ईरान में कोई रिजीम चेंज नहीं आ जाता, या ईरान कोई ड्रास्टिकली अपनी पॉलिसीज़ तब्दील नहीं कर लेता। उस वक़्त तक जो है, वो मैं नहीं समझता कि अमेरिकन्स ये जो सैंक्शंस की रिजीम है इसको रिलैक्स करेंगे। ईरान के पास बहुत ऑयल रिज़र्व्स हैं, और वो एक लिमिटेड लेवल पे उनको एक्सपोर्ट भी कर रहा है, और वो ईरान बहरहाल अपना उन्होंने सँभाला हुआ है अपने आप को, इसी वजह से कि वो ऑयल उनके पास है। तो बहरहाल फिर भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि ईरान इम्पोर्ट नहीं कर सकता, एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। तो सैंक्शंस तो मौजूद हैं अपनी जगह पे, और ये रहेंगी जब तक कि अमेरिका की नज़रों में ईरान एक फ़ेवरेबल पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करता। जी। सर, बीच में हमने देखा कि ईरान और सऊदी अरब के बीच में भी जो है बातचीत शुरू हुई। हालाँकि दोनों वैसे तो हमेशा से ही सुनते आए हैं कि एक-दूसरे को पसंद नहीं करते, क्योंकि ज़ाहिर है वो शिया-सुन्नी वाला फैक्टर जो हमारे यहाँ चला करता है। पता नहीं वो किस लिए है, मेरी समझ से बाहर है। पाकिस्तान में भी हर वक़्त शिया-सुन्नी फसाद होते रहते हैं और बात की जाती है, और यही चीज़ इन दोनों कंट्रीज़ में भी है। आपको लगता है कि गल्फ कंट्रीज, जिसमें खासतौर पे सऊदी अरब है, वो भी नहीं चाहेगा कि ईरान पे से सैंक्शंस हट जाएं, क्योंकि फिर जाहिर है उनका ऑयल फिर कौन लेगा? सब तो ईरान की तरफ भाग जाएंगे। वैसे अभी स्मगलिंग अभी भी चल रही है पाकिस्तान और जी, ईरान के बॉर्डर के बीच में। जी। स्मगलिंग हो रही है। जी, बिल्कुल, देखें, हर मुल्क जो होता है वो सबसे पहले तो अपने इंटरेस्ट देखता है। तो अरब कंट्रीज़ भी ऐसा ही है कि वो ईरान बहरहाल एक राइवल तो है ना उनका, यानी सेक्टेरियन लेवल पे भी आप देख लें, या आप इकोनॉमिक इंटरेस्ट देख लें, ऑयल की जो एक एक प्रोडक्शन है, और ऑयल की आगे जो आगे मार्केटिंग है, तो उसमें अब ये सऊदीया है, कुवैत है, ये मुल्क इस वक़्त यानी
एक बहुत हैवी चंक जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑयल का। ऑयल की प्राइसेस को स्टेबलाइज़ रखने में बहरहाल एक रोल है इनका। तो डेफ़िनेटली अगर ईरान पे से सैंक्शंस ख़त्म कर दी जाती हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि जो ऑयल मार्केट है, उसमें उस पे भी असर पड़ेगा और वो पॉज़िटिव नहीं होगा ये सऊदीया के लिए या कुवैत के लिए। तो इसलिए भी ये नहीं चाहेंगे कि सैंक्शंस ख़त्म हों। तो अमेरिकन इंटरेस्ट भी यही है कि ईरान को जो है वो अ, स काबू करके रखा जाए, हर तरह से। और ख़ास तौर पे जो डिफेंस इक्विपमेंट है, वो इम्पोर्ट ना कर सके, क्योंकि एक ईरानियन जो एक मिसाइल प्रोग्राम है या जो उनका एक न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो भी बहरहाल एक थ्रेट तो है ना, यानी गल्फ कंट्रीज़ के लिए भी, इसराइल के लिए भी, अमेरिकन इंटरेस्ट्स के लिए। तो इसलिए सैंक्शंस रहेंगी ईरान पे। जी। सर, हमने बीच में ये भी देखा कि पाकिस्तान ने भी अटैक किया ईरान के ऊपर और ईरान ने भी अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, और नाम यही लिया गया कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके ऊपर अटैक किया गया है। लेकिन बाद में हमने देखा कि ईरानियन प्रेसिडेंट आए और किसी को उम्मीद नहीं थी ज़्यादा कि इतनी जल्दी वो जो है विज़िट करेंगे। और इसके बावजूद उन्होंने विज़िट किया और पाकिस्तान के साथ बातचीत जो है वो शुरू की गई। लेकिन गल्फ कंट्रीज़ जो हैं वो भी पाकिस्तान के नज़दीक हैं, सऊदी अरब पे की तरफ से भी कई बार मैंने आपसे बात की है, कहा जा रहा है कि हम ये पैसा लगा रहे हैं, वो पैसा लगा रहे हैं, 1 टका अभी तक आया नहीं है वैसे। लेकिन सर, अमेरिका जो है वो ईरान को हो, चाहे गल्फ कंट्रीज़ हों, चाहे इस रीजन की जितनी कंट्रीज़ हों, चाहे पाकिस्तान हो, उनको बहुत, आपको नहीं लगता कि दबा के रखता है? और जबकि हम तो चलें भीख माँगते रहते हैं उनसे, हर वक़्त पैसा चाहिए होता है। लेकिन गल्फ कंट्रीज़ तो ऐसे नहीं करती हैं। वो क्यों दब रही हैं अमेरिका से? देखिए ना, गल्फ कंट्रीज़ जो हैं, वो बहरहाल एक अमेरिका एक सुपर पावर तो है ना जी, और वो सपोर्ट भी करता है इनको। और जो सबसे बड़े जो अमेरिकन असलहे के बायर्स हैं, वो उनमें हुँ। सऊदी अरेबिया है, उनमें कुवैत है, इवन दुबई, यूएई, ये बहुत बड़े यानी बायर्स हैं अमेरिकन असलहे के। फिर इन्होंने अरबों डॉलर्स जो है वो अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, बैंक्स में रखवाए हुए हैं इन लोगों ने। अमेरिका के बड़े स्टेक्स हैं, यानी इन मुल्कों में। तो वो डेफ़िनेटली फिर इनके जो इंटरेस्ट्स हैं उनको वो प्रोटेक्ट भी करेगा वो, अमेरिका जो है। इसराइल के साथ जो एक रैप्रोचमा हो रहा था सऊदी अरेबिया का, यानी उसमें भी एक अमेरिकन रोल तो था बहरहाल, कि सऊदीया को, इसराइल को एक दूसरे के करीब लाना, यूएई को और इसराइल को एक दूसरे के करीब लाना। तो ये काफ़ी जो पॉलिसीज़ थी इन कंट्रीज़ की, गल्फ कंट्रीज़ की, वो प्रो अमेरिकन थी इस लिहाज से। ईरान जो था वो तो हमेशा से इसराइल का बहुत बड़ा मुखालिफ रहा है, और अभी आप कुछ अरसा पहले उसने वो मिसाइल से अटैक भी किया था। यानी आप ये देखें ना, तो इसलिए जो एक नेचुरल अलायंस बनता है गल्फ कंट्रीज़ का, वो अमेरिका के साथ बनता है। और अमेरिका में के साथ बहुत से इनके इंटरेस्ट्स वाबस्ता हैं, और ईरान का कोई इंटरेस्ट नहीं है एज़ सच, अ अ, मतलब जिसको क्या कोई बाहर का मुल्क, अमेरिका या वेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करे एज़ सच। मगर सर, तो बीच में तो ये नज़दीक आए थे ना ईरान और सऊदी अरेबिया साथ-साथ, उनकी कई पिक्चर्स आई थी, ये लोग जो है आपस में बात कर रहे थे, लेकिन लग यही रहा था कि जैसे ये ऐसे ही है जैसे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मिलते हैं। जी, वो बहरहाल कोशिश तो मैंने बताया ना कि ये जो प्रेज़िडेंट थे जिनकी अभी वफ़ात हुई है, ये चाहते थे कि रीजनल कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएँ। तो ये ईरान के इसी हवाले से ईरान के और सऊदीया के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही थी। हुँ। यानी ईरान के एक मिलिट्री लीडर्स सऊदी अरेबिया गए और बड़ा अच्छा उनको वार्म वेलकम मिला वहाँ पे, सऊदी अरेबिया में। तो कुछ हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब जो नए प्रेज़िडेंट आएँगे, उनकी पॉलिसी क्या होगी, किस हद तक वो कामयाब हो सकेंगे, ये अभी देखने वाली चीज़ है। बिल्कुल, और साथ ही देखते हैं सर कि बाकी वैसे सारी दुनिया के लीडर जो हैं वो अफ़सोस का इज़हार कर रहे हैं।
ईरानियन प्रेसिडेंट की वफात पे, और जाहिर है कि बड़ा अफसोसनाक वाकया है और अचानक ही ये खबर आई थी, तो हमने सोचा कि हम आपसे थोड़ा ईरान पे और ईरानियन प्रेसिडेंट पे भी बात कर लें। थैंक यू सो मच सर, आपने आज फोन किया। थैंक बहुत यू, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।